हेलो एवरीवन। तो चलिए भाई, इस वीडियो लेक्चर में आज हम नया चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो उस नए चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मैं हूं तरसेम जटैन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ लिखे गए हैं, इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल। तो एक मेटल का एग्जाम्पल देखना है हमें विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाई जाती है। तो उसका आंसर आएगा बच्चे यहां पर मरकरी। ठीक है, सिंबल होता है Hg। कैन बी कट विद नाइफ, चाकू से आप काट सकते हो। तो आंसर आएगा यहां पर सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की जो सबसे अच्छी कंडक्टर है तो आंसर आएगा यहां पर सिल्वर। क्या आंसर आएगा? सिल्वर, सिंबल है Ag। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यहां पर आएगा हमारे पास लेड, दैट इज LEAD, सिंबल होता है Pb। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसके आंसर हमने यहां पर देख लिए हैं। आप भी इनको याद कर लीजिए धीरे से। एग्जाम में एक नंबर में भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं यहां पर मैलिएबिलिटी क्या होती है। मैलिएबिलिटी देखो समझो, और दूसरा क्या है यहां पर? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ध्यान से समझिए। यहां पर मैलिएबिलिटी का मतलब यहां पर है, आप मान लीजिए आयरन है, लोहा है, इसको आप पीटोगे। पीटोगे सर मतलब देखो यहां पर भाई लोहे की गोली है, आप उसको थोड़े से पीटोगे तो वो फैल जाएगी, फ्लैट हो जाएगी ना। जैसे हम घर पे जो आटा बनाते हैं उस आटे की गोल गोल बनाते हैं, उनसे रोटी बन जाती, फ्लैट हो जाती है। तो इसी तरह से जब आयरन को, लोहे को जब पीटा जाता है तो वो पतली पतली चद्दरों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट्स के अंदर। तो ये कहलाता है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? थिन शीट्स बनाना मेटल की। क्या बनाना? थिन शीट्स बनाना। क्या कहलाता है? मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच व्हेन द मेटल्स आर बीटन दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, पतली चद्दरों के अंदर कन्वर्ट करी जा सकती है, ये कहलाता है मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर बनाना बच्चे। क्या बनाना? वायर बनाना। भाई किसी मेटल को मेल्ट करके आप आसानी से उसके लंबे लंबे तार बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? बोलिए। घर पे देखिए सिल्वर के वायर, कॉपर के वायर जनरली आपने देखे हुए होंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है उनकी डक्टिलिटी। तो मैलिएबिलिटी मतलब पीट कर चद्दर बनाना, डक्टिलिटी मतलब वायर बनाना। तो जो मोस्ट मैलिएबल और डक्टाइल मेटल होती है वो गोल्ड और सिल्वर हमारे पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया है। वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है भाई, केरोसिन में एस रह गया भाई यहां पर स्पेलिंग में। ठीक, देखिए सोडियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। यदि वो एनवायरमेंट में पानी के कांटेक्ट में आ गई तो वो क्या बना लेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। और कौन सी गैस रिलीज कर देगी? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो वो एक्सप्लोजिव गैस होती है। क्या होती है? एक्सप्लोजिव। तो सोडियम यदि पानी के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो उसमें आग लग जाएगी। सिंपल सा मतलब ये है। इसलिए पानी से दूर रखने के लिए और एनवायरमेंटल जो गैस, ऑक्सीजन वगैरह, इनसे दूर रखने के लिए सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। भाई मैं आंसर लिख नहीं रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं आपके सामने आंसर। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। इट कैन रिएक्ट विद एनवायरमेंटल गैसेस, ऑक्सीजन और मॉइस्चर और वाटर। So to avoid this reaction of sodium with moisture, we keep sodium immersed in kerosene oil। इसलिए उसको हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। क्लियर है कहानी यहां पर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको इनके लिए रिएक्शन लिखनी है, इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन। आयरन विद स्टीम। आयरन है बच्चे, कौन है? आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है हमारे पास? स्टीम। स्टीम का मतलब क्या है? पानी। पानी। तो भाई यहां पर क्या बना लेगा आयरन? Fe3O4 बना लेगा। आप Fe2O3 भी लिख सकते हो। यहां पर कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2। लोहा जब पानी से रिएक्शन करता है तो लोहा अपना ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज कर देता है यहां से? हाइड्रोजन गैस। लिख दिया रिएक्शन। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम की और पोटेशियम की पानी के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो ये लो कैल्शियम, ये ले लिया पोटेशियम। किसके साथ रिएक्शन लिखनी है? पानी के साथ, विद H2O, विद H2O। तो यहां पर बन जाएगा बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर बन जाएगा बच्चे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे यहाँ पर। गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी आपके पास, H2। अगेन यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस। क्लियर है? तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं कि क्या है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? ठीक, राइट केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद H2SO4। ठीक, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पास, उसको किसी रिएक्टिव मेटल में डालते हैं तो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास HCl। बोलो रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम। बोलो पोटेशियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, KCl। पोटेशियम हाइड्रोजन को धक्का मारेगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। भाई आंसर आ जाएगा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो यही पूछा इन्होंने, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस निकलती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ। आगे, राइट केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद H2SO4। जब आयरन Fe रिएक्ट करता है किसके साथ, यहाँ पर H2SO4 के साथ बच्चे, H2SO4 के साथ, तो क्या होता है बताइए, क्या होगा भाई यहाँ पर? आयरन जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर होगा क्या, सोचिए क्या होगा। अब आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, अगेन H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये सब आपको मेटल्स और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उनमें ये आता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है। What would you observe, आपको क्या दिखाई देगा, क्या पता चलेगा, when zinc is added to a solution of iron sulfate। आयरन 2 सल्फेट, मतलब आयरन की वैलेंसी यहाँ पर 2 है भाई। आयरन सल्फेट FeSO4 में आप क्या डालोगे यहाँ पर, जिंक। क्या डालोगे, जिंक। तो आप बताइए क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, बोले क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आंसर आएगा कि यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस में क्या, आयरन क्या हो जाएगा, अलग। आयरन क्या हो जाएगा, अलग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा, जो आयरन सल्फेट होता है ये लाइट हमारे पास होता है ग्रीन कलर का। अब बोलो खुद से सोचो, FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का है, उसको जिंक धक्का मारेगा तो FeSO4 तो खत्म हो जाएगा, तो इसका जो ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, राइट द रिएक्शन, हमने रिएक्शन भी लिख दी है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बच्चे। चलिए सेवंथ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। क्या है सेवंथ क्वेश्चन में, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखो भाई, सोडियम की, ऑक्सीजन की यहाँ पर, और किसकी, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें लिखनी है। तो भाई सोडियम 11वें नंबर पे आता है बच्चे, तो 2 8 1 होता है। ऑक्सीजन बच्चे 8वें नंबर पे आती है तो 2 6 होता है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है तो 2 8 2 होता है। इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है, देखो इसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एक है ना, एक, तो Na लिखो, Na इसके ऊपर एक डॉट लगा दो, बस एक डॉट। ऑक्सीजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ऑक्सीजन लिखो, 6 डॉट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 डॉट आप ऐसे भी लगा सकते हो कि हमने तो सर 2 इधर लगा दिए, लो 6, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो लिखिए मैग्नीशियम और इसके ऊपर 2 डॉट लगा दीजिए, 2 डॉट इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट हो स्ट्रक्चर हो गई है मैग्नीशियम की। क्लियर है? यदि आपको O2 की लिखनी हो बच्चे, O2, तो देखो क्या करोगे आप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितनी डॉट आएंगी, 6, तो 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन पे भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं पूरे करने के लिए, देखो 2 2 4 2 6, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कितने करने होते हैं, 8, तो इसमें 2 बॉन्ड ऐसे जोड़ दो, तो ये O2 हो गया है। क्या हो गया है, O2। चलिए कर लेंगे, आई होप आप कर लेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम निकाल चुके। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो चलिए भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हम देखते हैं कि किस तरह से बनेगा हमारे पास। Na2O बनाना है भाई, Na2O, तो Na और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। देखो ये Na से और किससे, ऑक्सीजन से। Na कितने हैं, 2, Na कितने हैं, 2।
अभी अभी पीछे हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई है सोडियम की, तो सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे? एक, तो वो तो इसके लास्ट में भी दिखाओगे। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए थे? 6, तो 2 2 4 2 6। अब होगा क्या बच्चे, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो बताइए इस सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन देने से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना? इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है तो हम इसको बंद करके पाँव में 2 लिख देते हैं। देखो पाँव में 2, ठीक है, क्लियर है ना? अब ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन पे कितनी डॉट लगाओगे? 2 2 4 2 6, तो इसकी खुद की थी पहले से, 2 2 4 2 6 तो थी इसकी डॉट अपनी खुद की। अब एक डॉट यहां से आई, एक डॉट यहां से आई, तो एक डॉट यहां से आई, एक डॉट यहां से आई, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चे? 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना इसके पास, 2 2 माइनस आ जाएगा। तो ये हो गई है Na2O की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। अच्छा, इसमें आयंस कौन से बनेंगे? Na+ आयन बनेगा और ऑक्साइड आयन बनेगा। बाद में ये अपने आप Na2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? Na2O। क्लियर है कहानी यहां तक की? चलो MgO और बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, MgO। लेट्स सी कैसे बनेगा MgO। तो MgO किस किस से मिलकर बना है बच्चे? यहाँ पर मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से, ठीक है। मैग्नीशियम पे कितनी डॉट थी? 2 डॉट सर। ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 डॉट। ये इलेक्ट्रॉन भी इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको देगा। तो बताइए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चे? सर 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा बच्चे? ऑक्सीजन पे डॉट लगाओ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन पे सर 2 माइनस, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और फाइनली जाकर ये क्या बन जाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है कहानी यहां तक की? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? अब देखिए आयनिक कंपाउंड्स होते क्या है जनरली। जैसे हमारे पास NaCl है भाई, NaCl ये किससे मिलकर बनता है? Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से। जो कैटायंस और एनायंस के बीच में अट्रैक्शन होने से बनते हैं वो कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। अब खुद से सोचिए, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी टेम्परेचर पे जब कोई चीज मेल्ट होना शुरू कर देती है तो वो मेल्टिंग पॉइंट है। अब यदि किसी के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गया, ऐसे मजबूती से पकड़े हुए आपस में, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्लियर है कहानी यहां तक की? अब देखो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बहुत स्ट्रोंगली क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड में स्ट्रोंग अट्रैक्शन होती है, स्ट्रोंग फोर्स होती है उनके बीच में, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। अब लिखेंगे कैसे? इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, these compounds are formed by क्या? the mutual attraction between cation and anion, which is a very strong electrostatic force of attraction, hence their melting point are quite high। क्लियर है कहानी यहां तक की? तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, बस सिंपल सा आंसर है भाई, सीधा लैंग्वेज में यदि मैं आपको समझाऊं, क्या यानी कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनमें प्लस और माइनस आयन होते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। डिफाइन मिनरल और एंड गैंग। देखिए जैसे आपको आयरन लेकर कोई भी मेटल यदि आपको चाहिए तो उस मेटल का जो ओरिजिन है वो है अर्थ का क्रस्ट। आपको अर्थ के गर्भ के अंदर जाना पड़ेगा, वहां से कोई भी मेटल बाहर निकलेगी हमारे पास। अब जैसे ही आप अर्थ के क्रस्ट के अंदर जाओगे तो आपको जो भी कंपाउंड मिलेंगे, जो भी केमिकल वो मिलेंगे, वो कहलाएंगे आपके पास मिनरल। क्या कहलाएंगे? मिनरल। तो मिनरल क्या हुए कि द सब्सटेंस इन विच एनी मेटल में बी प्रेजेंट, किसी कोई भी मेटल प्रेजेंट हो सकती है, दे आर नोन एज मिनरल। अब लेकिन ऐसा मिनरल जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक मेटल प्रेजेंट है, जैसे आपको कोई मिनरल मिल गया भाई, इसके अंदर तो आयरन आयरन है बस, तो वो आयरन का ओर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयरन का ओर। अरे भाई समझो, हनुमान जी लेने गए थे जड़ी बूटी, तो सारा पहाड़ उठा लाए, तो वो मिनरल है, लेकिन पहाड़ के जिस एरिया के अंदर वो स्पेसिफिक जड़ी बूटी मिल रही है वो क्या है हमारे पास? ओर है। क्या है? ओर। तो मिनरल तो क्या हो गया? ऐसे सब्सटेंस जहां पर कोई मेटल मिल सकती है। और क्या हो गए? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मिनरल जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी
और वहां से उस मेटल को हम निकाल सकते हैं बाहर अपने फायदे के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो कहलाएगा ओर। गैंग क्या हो जाएगा? अब देखो, जब आप मेटल लेने जाओगे तो वो प्योर तो मिलेगी नहीं आपको, वो और जो मिलेगा वो प्योर थोड़ी ना मिलेगा, उसके अंदर क्या मिलेगी आपको? बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिलेगी। तो किसी और के अंदर मेटल को छोड़कर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको गैंग बोला जाता है। अब इंग्लिश में कैसे लिख लेंगे? द सब्सटेंस इन विच एनी मेटल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट्स आर नोन एज मिनरल्स। और क्या कहलाएंगे आप? इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मिनरल इन विच अ स्पेसिफिक मेटल इज फाउंड in more amount and these metals can be extracted economically। ठीक है। गैंग क्या होते हैं? द impurities present with any metal in any ore is are known as गैंग। चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है। नेम टू मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट। ऐसी दो मेटल जो किस फ्री स्टेट का मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, वो दो मेटल आपको बतानी है। तो बताइए भाई, गोल्ड हो गया, गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है, आपको पता है, क्योंकि गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, उसको जंग नहीं लगता, सीधा सा मतलब है। प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी मेटल हैं जो फ्री स्टेट में आपको जनरली मिल जाएंगी। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। किसी मेटल को ऑब्टेन करना है उसके ऑक्साइड से, तो हमें क्या प्रोसेस निकालना पड़ेगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं भाई, आपके पास जिंक ऑक्साइड है, इसका आपको जिंक बनाना है, बोलो ये इसका ऑक्साइड है या नहीं है? इसके ऑक्साइड से हमें क्या निकालनी है? मेटल। तो कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा? खुद से सोचो। सर यदि हम यहां से इसके ऑक्सीजन को हटा दें तो ये हमें मेटल मिल जाएगी, तो क्या करनी पड़ेगी? हमें ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी, और ऑक्सीजन का हटाना बच्चे क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे रिडक्शन। तो टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड वी जस्ट अप्लाई अ मेथड विच इज नोन एज रिडक्शन। हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? रिडक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फ्लोइंग मेटल्स। देखो ये जिंक ऑक्साइड आ गया है भाई, ये लो जिंक ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया है, ये कॉपर ऑक्साइड आ गया है। अच्छा, जिंक ऑक्साइड को किस किस के साथ हीट करना है? मैग्नीशियम और कॉपर के। जिंक को जिंक के साथ थोड़ी ना हीट करोगे बच्चे, तो जिंक को हीट करना है एक बार मैग्नीशियम के साथ, एक बार कॉपर के साथ। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करना है इन तीनों के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ और कॉपर के साथ, सॉरी मैग्नीशियम के साथ थोड़ी ना हीट करेंगे मैग्नीशियम को। कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे हम जिंक और मैग्नीशियम के साथ, जिंक और मैग्नीशियम के साथ। तो बताइए क्या होगा? आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा। सो चलिए आंसर देते हैं। अच्छा, जिंक और मैग्नीशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो आंसर आएगा मैग्नीशियम। तो बोलिए मैग्नीशियम जिंक को धक्का मारेगी तो इसमें तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में जिंक। ठीक है। क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से? नहीं, तो आप लिखोगे देयर विल बी नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगले पे आओ। क्या जिंक मैग्नीशियम को धक्का मार सकता है? नहीं मार सकता, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है। क्या कॉपर मैग्नीशियम को धक्का मार सकता है? नहीं मार सकता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव। तो यहां पर आएगा कहीं पर भी रिएक्शन नहीं होगी। अब कॉपर को जिंक धक्का मार देगा। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो सर, जिंक तो धक्का मार ही देगा, तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर बन जाएगा। क्या मैग्नीशियम धक्का मार देगा कॉपर को? बिल्कुल मार देगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखनी थी आपको कि यदि डिस्प्लेसमेंट होती है तो बताइए कहां पर होगी, कहां पर नहीं होगी। चलिए प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आ गया हमारे पास 13th क्वेश्चन। भाई लेट्स सी क्या बोल रहा है हमसे। विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजिली। कौन सी मेटल बहुत आसानी से हमारे पास कोरोइड नहीं होती, मतलब जंग नहीं लगता जिनको आसानी से। तो कौन सी मेटल आएगी बच्चे? जो रिएक्टिव नहीं, जो लेस रिएक्टिव मेटल है। जो मेटल क्या है बच्चे? लेस रिएक्टिव मेटल है। वो मेटल आसानी से कोरोइड नहीं होती। जैसे गोल्ड है हमारे पास, कौन है? गोल्ड। प्लेटिनम है, ये आसानी से कोरोइड नहीं होगी, इनको आसानी से जंग नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिव मेटल हैं वो कहलाएंगे हमारे पास कि उनको जंग नहीं लगेगा। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज का मतलब होता है बच्चे मिश्र धातु। जैसे भाई घर पे आप डेली रोटी खाते होंगे, कई बार उब जाता है मन की रोटी खाने का मन नहीं है, तो आप रोटी से अलग अलग पकवान बना लेते हो। खा तो आप अल्टीमेटली आप वही चीज रहे हो, लेकिन उसका अपने रूप चेंज कर दिया है, उसकी फॉर्म चेंज कर दिया, अलग अलग तरह के पकवान बना लिया। अब आपको थोड़ा सा खाने में अच्छा लगेगा,
इसी तरह से जो मेटल्स होती है जनरल, जो प्योर मेटल है, उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि उनको हम यूजेबल या फिर उनका हम यूज कर सकें। तो उन मेटल्स को किसी दूसरी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और उस मिक्स होने के बाद जो हमें मिलता है वो कहलाता है एलॉय। क्या कहलाता है? एलॉय। तो एलॉय क्या हुआ? मिश्र धातु, ठीक है, मिक्स मेटल बोल सकते हैं जिसको। तो एलॉय क्या है? whenever two or more than two metals or non metals are mixed together they are known as alloys। उनको क्या बोलेंगे? एलॉय। जैसे घर पे भाई पीतल की बाल्टी देखते होगे आप, अब पीतल कोई मेटल थोड़ी ना, पीतल तो मिक्सचर है किसका? कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, तो वो क्या है? एलॉय है। क्लियर है? आप स्टील के बर्तन देखते होगे घर पे, तो स्टील भी क्या है हमारे पास? एलॉय है। तो एलॉय का मतलब मिश्र धातु। क्यों बनाना है हमें एलॉय? एलॉय की जरूरत क्या पड़ी? अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड 24 कैरेट का होता है प्योर, लेकिन उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। तो गोल्ड में कॉपर या फिर सिल्वर वगैरह थोड़ा बहुत मिला देते हैं जिससे वो हार्ड हो जाता है और ज्वेलरी बन जाती है, तो वो एलॉय हो गया। तो एलॉय क्या है? मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके उनकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर देना। मिक्स क्यों करेंगे? आपसे ये पूछ सकते हैं क्यों करोगे मिक्स? तो ताकि उनकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएं। तो whenever metals or non-metals are mixed together to improve their property, such substances obtained are known as alloys। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे देंगे आप एलॉयज के 15वें क्वेश्चन पे। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी। भाई हमारे पास ये 4 मेटल हैं ए बी सी डी। आई होप कि आपको टेबल दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहे हैं हम। ठीक, इनको बारी बारी इन 4 सोल्यूशन के अंदर डाला गया। आयरन सल्फेट के अंदर डाला गया, फिर कॉपर सल्फेट के अंदर डाला गया, फिर जिंक सल्फेट में डाला गया, फिर AgNO3 में डाला गया। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी वर टेकन एंड एडेड टू द फ्लोइंग सोल्यूशन। तो ये टेबल मिली है भैया आपको, ये एक टेबल बना रखी है इन्होंने। ठीक, मेरे से तो जैसी बनी मैंने बना दी है आप सबके लिए ये टेबल। ठीक है, आप देख लीजिए इस टेबल को ध्यान से। ठीक है, ठीक है, इस टेबल को देखकर हमें ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच इज मोर रिएक्टिव मेटल? सबसे ज्यादा ABCD में से कौन रिएक्टिव? सोचो खुद से। पहले तो इन चारों को पकड़ दो। यहाँ आयरन है, कॉपर है और जिंक है और सिल्वर है। कौन कौन है? आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर। जिंक और सिल्वर। अच्छा, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान में होना चाहिए। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है जिंक, फिर होता है आयरन, फिर होता है कॉपर और फिर होता है सिल्वर। ये तो इन चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, लेकिन हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर छांटना इनका ABCD का। तो बोलो, ए को आयरन में डाला गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, मतलब ए आयरन से कम रिएक्टिव है। खुद से सोचो, ए आयरन को धक्का नहीं मार रहा तो इसका मतलब ए आयरन से कम रिएक्टिव है। लेकिन वो कॉपर को धक्का मार रहा है। किसको धक्का मार रहा है? कॉपर को। कॉपर को कौन धक्का मार रहा है? ए। तो ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आगे इन्होंने खाली जगह छोड़ रखी है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने खाली जगह छोड़ रखी, मतलब इन्होंने डाल के देखा नहीं डाल के देखा, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। बी आयरन सल्फेट में जब डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, राइट का साइन है, तो इसका मतलब बी आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? अब आप खुद सोचो, बी आयरन को धक्का मार रहा है लेकिन ए आयरन को धक्का नहीं मार पा रहा था। खुद से सोचो, बी आयरन को धक्का मार पा रहा है, ए नहीं मार पा रहा, तो इसका मतलब बी तगड़ा या ए तगड़ा? बी तगड़ा या ए तगड़ा? तो आंसर आएगा बी तगड़ा। तो बी इज तगड़ा देन ए, मतलब है बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। सी बेचारा, सी ना आयरन को धक्का मार रहा, नो रिएक्शन, ना कॉपर को ना जिंक को, सिर्फ किसको मार रहा है? सिल्वर को। सिल्वर तो कमजोर बंदा है ना, सिल्वर तो कमजोर बंदा है। इसका मतलब सी इनसे भी कमजोर है। बच्चे खुद से सोचो भाई ये क्यों है। डी तो चारों में से किसी को धक्का नहीं मार रहा, किसी को भी, बेचारा बहुत शरीफ बंदा है, तो डी आ जाएगा सबसे पीछे। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ गया है। तो चलो अब इनके आंसर देते हैं। विच इज मोर रिएक्टिव? तो आंसर आएगा बी। तो पहले का आंसर आएगा बच्चे बी इज मोर रिएक्टिव। इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, यदि बी को कॉपर में डाल दें तो, खुद से सोचो, बी यदि आयरन को धक्का मार रहा है तो कॉपर को तो मारेगा ना, क्योंकि कॉपर तो आयरन से भी कमजोर है। तो बी को यदि हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो बी कॉपर को धक्का मार देगा। तो आप लिखोगे कि हाँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लग कर दे। ABCD इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग, सॉरी, ABCD को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लिखना है, मतलब सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो कौन है? बी। तो इसका आंसर आ गया है ये। तो यहां पर हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं बच्चे
कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन पीछे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से किसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। देखिए भाई, NaCl एंड कॉपर, बताओ क्या कॉपर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है? तो आंसर आएगा नहीं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव? तो आंसर आएगा नहीं, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। आयरन सल्फेट एंड सिल्वर, यहां पर भी नहीं होगी क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। हाँ भाई, यहां पर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो यहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज का। आई होप आप कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू सेकंड वन। हमें कोई आयरन का पेन है, पेन मतलब जो ये लोहे के बर्तन नहीं बने होते हैं, ये जो कोई बर्तन है मतलब पेन है कोई, उसको हमें जंग लगने से बचाना है। तो क्या करोगे आप पेन को? जैसे घर पे नहीं होता, जैसे टोपिया वगैरह उसमें सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो उस वो पेन है कोई लोहे का बना हुआ है, उसको हमें जंग लगने से बचाना है। तो क्या बताओ, ग्रीस लगाकर आप जंग लगने से बचाओगे? भाई पैन में यदि ग्रीस लगाओगे तो खाना पकाओगे तो ग्रीस खाने में नहीं आ जाएगा, तो गलत। क्या पेंट करोगे पैन को? नहीं भाई, क्योंकि पेंट गर्म होने से फिर रिएक्शन करने लग जाएगा, खाने में घुल जाएगा, गलत। कोटिंग ऑफ जिंक, हाँ ये सही है। उसके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देंगे? जिंक की कोटिंग कर देंगे ताकि उसकी रस्टिंग न हो। क्लियर है? तो इसका आंसर सी आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई एलिमेंट है, हमें नहीं पता वो एलिमेंट कौन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। बोलिए, इसी वीडियो लेक्चर में हमने पीछे देखा था मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई था? आयनिक कंपाउंड का। तो पक्का जो ये एलिमेंट है ये कौन सा कंपाउंड बना रहा होगा? आयनिक कंपाउंड। और पानी में सोल्यूबल है उसका कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जनरली पानी में सोल्यूबल होते हैं, ठीक। वो एलिमेंट इनमें से कौन हो सकता है? मैं आपको बता दूं, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए या तो आपको एलिमेंट चाहिए सोडियम, या चाहिए पोटेशियम, या चाहिए कैल्शियम, या चाहिए मैग्नीशियम। जनरली ये चार एलिमेंट आसानी से आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। बताओ इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा? कैल्शियम। तो ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ए आ जाएगा। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई चौथे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नोट विद जिंक। किसके साथ कोटेड होते हैं? वो टिन के साथ। टिन क्या होता है हमारे पास? SN। क्या होता है? SN। क्यों होते हैं जिंक के साथ, क्यों नहीं होते देख लेते हैं। जिंक इज कॉस्टलियर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो जिंक टीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चे। जिंक यदि टीन से ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक जल्दी रिएक्शन कर लेगा, इसलिए जिंक लगाने का फायदा नहीं है इतना ज्यादा, वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा। टीन के कंपैरिजन में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव। आंसर आएगा सी हमारे पास। चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन पे, यू आर गिवन हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड स्विचेज। आपको ये चार चीजें दे रखी है। हथौड़ा दे रखा है, एक बैटरी दे रखी है, एक बल्ब दे रखा है, एक वायर दे रखी है, और एक दे रखा है स्विच बटन। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय यूजिंग दीज। आप इन चारों में से किसी भी चीज का यूज करो और ये बताओ कि इनमें से मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो पहले तो हैमर को ही उठा लेते हैं। बोले मैंने आपको पीछे बताया था कि यदि मेटल होगी तो हैमर मारने पर, ऊपर हथौड़ा मारने पर, तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्लियर है? तो हथौड़े की हेल्प से तो हम ऐसे बता सकते हैं कि यदि आप ऊपर हथौड़ा मारोगे, यदि वो मेटल है तो उसकी सीट्स बन जाएंगी, चद्दर बन जाएंगी भाई। क्लियर है ना कहानी? इसको क्या बोला जाता था? मैलिएबिलिटी बोला। नॉन मेटल में सीट नहीं बनेगी। अब आते हैं बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच की हेल्प से कैसे करेंगे। चलो बैटरी ले लें, तो ये लगा दी मैंने बैटरी, प्लस माइनस, ये लगा दी मैंने वायर। क्लियर है? ये लगा दिया मैंने बल्ब, ठीक है। स्विच रह गया भाई, ये लगा दिया है मैंने स्विच, और क्या रह गया?
हो गया। अब यहां बोलो, यदि मैं इसके बीच में लोहे की वायर लगा दूंगा, आयरन, मेटल लगा दूंगा, मेटल, और मैं स्विच को ऑन करूंगा तो बोलिए बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, नहीं करने लग जाएगा? हाँ जी सर, करने लग जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर प्लास्टिक लगा दूं बच्चे, मतलब नॉन मेटल लगा दूं यहाँ पर, नॉन मेटल, और स्विच को ऑन करने पर क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो आंसर आएगा नहीं। तो अब क्या कहेंगे? सेकंड का आंसर है असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। एक डायग्राम बनाएंगे, एक सर्किट बना लेंगे हम। यदि मेटल लगाने पर बल्ब ऑन हो जाएगा और नॉन मेटल लगाने पर बल्ब ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, और नॉन मेटल्स अच्छी कंडक्टर नहीं होती है, इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमारे पास आ गया है अब सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल्स। देखो इसको बहुत आसान लैंग्वेज में समझते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब दोहरा नेचर वाले, दोगले जिसको बोलते हैं, जिनका ड्यूअल फेस मैन बोलते हैं ना, ड्यूअल फेस्ड मैन, दो चेहरे हैं इनके। दो चेहरे मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। ये इनको ऐसे बोलते हैं, इनका एसिडिक नेचर भी होता है और इनका बेसिक नेचर भी होता है। ऐसे ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड्स विच मे रिएक्ट विद एसिड एंड विच मे ऑल्सो रिएक्ट विद अ बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं भाई? दो एग्जांपल देने आपको, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये काउंट होते हैं हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर। क्लियर है? सेवंथ क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। बताओ, एसिड है हमारे पास HCl, एसिड है हमारे पास H2SO4। बताओ ऐसी कौन सी दो मेटल है जो हाइड्रोजन को धक्का मार सकती है? तो आंसर आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये चारों एग्जाम्पल याद कर लो भाई, ये चारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमारे पास इस हाइड्रोजन को धक्का मार सकते हैं। क्लियर है ना कहानी? अब फिर ऐसी टू नोट, मतलब टू नोट का मतलब ऐसी दो मेटल बताओ जो धक्का नहीं मार सकती, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो कौन सी आ जाएगी हमारे पास? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोएक्टिव में हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड वगैरह है। ये सारी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है भाई। रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन आप भी देख रहे हो, बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आप उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये था कौन सा क्वेश्चन हमारे पास? सेवंथ क्वेश्चन। चलिए प्रोसीड करते हैं हमारे पास एट्थ क्वेश्चन की तरफ। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल लैम्प। आपने भाई जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, आप हमारे चैनल को विजिट करें, वहां पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेटल एंड नॉन मेटल की प्लेलिस्ट के अंदर। आप वहां जाकर देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, बहुत ही आसान भाषा में समझा रखा है। वट वुड यू टेक एज एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस तरह से कोई कंटेनर होता था हमारे पास, इस साइड में होता था एनोड, इस साइड में होता था कैथोड। जो जनरली एनोड होता था वो हम लेते थे क्रूड मेटल का। बच्चे कौन सी मेटल का? क्रूड मतलब इम्प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल का लेते थे एनोड। और जो कैथोड लेते थे बच्चे, कैथोड हमारे पास वो लेते थे हम प्योर मेटल का, प्योर मेटल का। तो चलो फिर, व्हाट वुड यू टेक एनोड। एनोड हम किसका बनाएंगे बच्चे? एनोड, इसको मैं बोल देता हूं एनोड। तो आंसर आएगा इम्प्योर या फिर क्रूड मेटल का बनाएंगे एनोड। कैथोड किस चीज का बनाएंगे बच्चे? कैथोड बनाएंगे बच्चे प्योर मेटल का। किसका? प्योर मेटल का। जैसे यदि मैं कॉपर मेटल मानूं तो इम्प्योर मेटल यहां पर हो जाएगी कॉपर, यहां पर प्योर मेटल भी हो जाएगी कॉपर। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसके अंदर जो सोल्यूशन डाला जाता है वो कौन सा लोगे? बोलो कौन सी मेटल को प्योर कर रहे हो बच्चे? कॉपर को ना। तो कॉपर का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए आप, जैसे कॉपर सल्फेट डाल दो, कॉपर क्लोराइड डाल दीजिए आप। ठीक है, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का डालना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना? जिस मेटल को रिफाइन करेंगे उसी मेटल का एनोड, लेकिन एनोड इम्प्योर होगा, उसी मेटल का कैथोड जो प्योर होगा, और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आपको नीचे लेना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए फिर नाइन्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं हमारे पास। ठीक है, क्या है? प्रत्यूष टुक सल्फर ऑन ए स्पैचुला। प्रत्यूष ने क्या लिया? सल्फर लिया। स्पैचुला एक चम्मच टाइप होता, लैब में आपने देखा होगा। एंड हीट इट, इसको गर्म करने लग गया वो।
अब गर्म किसकी प्रेजेंस में करेगा बच्चे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना। बोले गर्म होने पर किसके साथ रिएक्शन होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। क्लियर है? आगे चलो। तो बोलो H+O2 क्या बनेगा? यहाँ पर SO2 गैस बनेगी या नहीं बनेगी? अब बताइए, सल्फर नॉन मेटल है या नहीं है? अब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं बच्चे? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यूष टुक सल्फर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट, ही कलेक्टेड द गैस। उसने जो ये गैस है ये क्या कर ली है? कलेक्ट कर ली है, इकट्ठी कर ली है। What will be the action of gas on dry litmus paper? क्या कह रहे हैं कि ये जो गैस है, मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये गैस आ गई है, इसके सामने लिटमस पेपर लेकर आइए। क्या लेकर आइए? लिटमस पेपर। कहते हैं कि बताओ लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट करेगी नहीं करेंगे? तो सुनिए बात ध्यान से। यदि लिटमस पेपर ड्राई है बच्चे, ड्राई, तो आपको पता होगा कि एसिड बेस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ये एसिड या बेस होते हैं ये ड्राई कंडीशन पे अपना बिहेवियर शो नहीं करेंगे, ये पानी के अंदर जाकर ये एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो अब यहाँ पर आएगा कि यदि लिटमस पेपर बच्चे ड्राई है तो यहाँ पर आएगा देयर विल बी नो एक्शन। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब वो गैस ड्राई लिटमस पेपर के रंग को बदलेगी नहीं। यदि मोइस्ट लिटमस पेपर है, हाँ अब ऐसा हो जाएगा, मोइस्ट लिटमस पेपर होने से उसमें पानी आएगा। बोले आएगा नहीं आएगा? पानी इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? एसिड H2SO3। और जब ये एसिड जाएगा तो ये पानी में जाकर H+ छोड़ देगा, H+। अब H+ छोड़ने के कारण ये लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब बताइए, यदि एसिड है तो वो कैसे लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? वो ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा। आंसर आ गया। ठीक है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ऊपर हम लिख चुके हैं इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए बच्चे 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग को बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो पेंट कर सकते हो भैया आप ग्रीज कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, उसके ऊपर आप जिंक की लेयर लगा सकते हो, एनोडाइजिंग कर सकते हो, आप उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा सकते हो, आप एलॉयज बना सकते हो, उसकी मिक्सचर किसी और मेटल के साथ मिला दीजिए। बोले इतने सारे काम कर सकते हो आप आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल कौन है बच्चे? कार्बन है। नॉन मेटल कौन है? सल्फर। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ये तो ये क्या बना लेंगे? CO2। ये क्या बना लेंगे? SO2। तो कहते हैं कि ये ऑक्साइड का टाइप बताइए, मतलब एसिडिक है या बेसिक है। तो जनरली ये कैसे ऑक्साइड बनाती है? नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड बनाती हैं बच्चे? एसिडिक ऑक्साइड। तो आप आंसर देंगे एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन जो पानी है, H2 गैस है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पानी बना लेती है। ठीक है, ये जो ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं बच्चे न्यूट्रल। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैसा होता है? न्यूट्रल। तो 2 तरह के ऑक्साइड बनाती है नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड और कौन से ऑक्साइड? न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड के एग्जांपल हैं, और पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड किसके एग्जांपल है हमारे पास? न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12वें पे हमारे पास। गिव रीजन। आपको भाई मैंने पूरी स्टेटमेंट तो नहीं लिखी है, ठीक है, फिर भी आप समझ जाएंगे। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता है ज्वेलरीज बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। क्यों? क्योंकि जनरली जो ये मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव होती है, इवन ये रिएक्शन ही नहीं करती किसी के साथ। तो बताओ, लोहे के आप आभूषण पहने फिर रहे हो गले के अंदर, थोड़ी देर बाद 2 दिन के बाद जंग लग गए उनको तो खराब हो गए ना। तो आभूषण पहनते क्यों है? शोभा बढ़ाने के लिए ना अपनी। तो आप जंग लगे आभूषण पहनोगे क्या भाई? इसलिए प्लेटिनम, गोल्ड या फिर सिल्वर के ही आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होती हैं। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? व्हाई दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? तो आंसर है बिकॉज पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, वो एनवायरमेंटल गैसेज से या मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेती है, इसलिए केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं। एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम को खाना बनाने के बर्तन बनाने में यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड होता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। जैसे समझो, मान लो ये एल्यूमिनियम का बर्तन है, आप कुछ दिन इसमें खाना बनाओगे तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी।
और वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड की लेयर इसको फर्दर रिएक्शन करने से रोकती है, रिएक्शन करने से रोकेगी, मतलब इसको जंग लगने से रोक देगी। तो इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन यूज किए जाते हैं। दूसरा, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी की हीट की कंडक्टर होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तीसरा, वो हल्की होती है एल्यूमिनियम जनरली। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी ऐसी मेटल के बर्तन बना रहे हो, उठाने में ही जोर लग रहा है या अच्छी तरह से वो हीट को पास नहीं कर रही अपने अंदर में से। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं एल्यूमिनियम के अंदर, इसलिए उसको कोकिंग के लिए जो बर्तन होते हैं वो बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में कार्बोनेट एंड सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है जब उनकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं। क्यों ऑक्साइड में क्यों करते हैं? देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा कैल्सिनेशन में, CaCO3 को हीट करने पर क्या बनता है? CaO प्लस में CO2। ये कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल है बच्चे, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट, सल्फाइड और जो होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हो तो जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2 बन जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि पहले आप उनको कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हो, ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं? तो सुनिए इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जब ये एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे CaO बन गया या जिंक ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गए ना इनके, तो आगे चल के इनकी सिर्फ आपको रिडक्शन करवानी पड़ेगी, बस रिडक्शन। और रिडक्शन करवाने से ही ऑक्सीजन हट जाएगी यहाँ से, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का चले जाना, चले जाना। तो इनकी डायरेक्ट मेटल मिल जाएगी हमें यहाँ पर। क्या मिल जाएगी यहाँ पर? डायरेक्ट मेटल मिल जाएगी। इसलिए बेटर है पहले उनको ऑक्साइड में क्या कर लीजिए आप, कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है? अच्छी बात है, चलिए भाई अच्छी बात है। तो ठीक है, नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमारिंड जूस। जो ये कॉपर के बर्तन होते हैं घर पे, तांबे के बर्तन है या पीतल वगैरह के बर्तन है, इनको जब साफ करते हैं हम, ये जनरली पानी से साफ नहीं होते, लेकिन इनके ऊपर नींबू लगा दो आप थोड़ा सा, या खट्टी चीजें लगा दीजिए तो जल्दी साफ हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो ये टैमारिंड है या लेमन जूस है, इनके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं बच्चे? एसिड प्रेजेंट होते हैं। और ये एसिड क्या करते हैं, जो कॉपर के ऊपर की लेयर होती है, ऊपर कॉपर की लेयर, उसके साथ क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इस बात को, जो उस कॉपर को साफ करोगे तो उसका वेट घट जाएगा धीरे धीरे। वो जो कॉपर का बर्तन है आपका, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। लंबे टाइम तक आप उनके साथ धोते रहोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो उसी रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 14th पे। गिव डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफ्रेंशिएट करना है हमें, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और इधर लिख लेते हैं नॉन मेटल। सबसे पहले भाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बताइए, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बना लेगी बच्चे? सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बना लेगी? कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। अब नॉन मेटल की रिएक्शन करो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, C+O2 CO2, S+O2 SO2, ये भी क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड। लेकिन इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल की। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा चलिए, रिएक्शन विद एसिड। कोई मेटल जब एसिड से रिएक्शन करती है तो बच्चे NaCl सोल्ट बना लेती है और कौन सी गैस छोड़ देती है? हाइड्रोजन गैस। और मेटल ले लीजिए, जिंक प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? जिंक सल्फेट प्लस में H2। जनरली नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। क्लियर है कहानी भाई? एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूँ बीच में, इसको कर लेते हैं एक बार 16th क्वेश्चन को जल्दी से। मैं इसको फिर साफ करूंगा, नीचे आ जाएंगे। अभी तक 2 प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। गिव कॉपर इज यूज्ड फॉर, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। जो ये पानी को गर्म करने वाले वाटर टैंक होते हैं, रोड वगैरह होते हैं, ये कॉपर की बनी होती हैं, स्टील की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है और जल्दी हीट हो जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इसलिए कॉपर के हॉट वाटर टैंक बनाए जाते हैं। क्यों? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर आ गया यहाँ पर। तो चलिए इस पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल और नॉन मेटल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल बेसिक ऑक्साइड बना लेंगी, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी। एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सोल्ट बना लेंगी और कौन सी गैस छोड़ देंगी? हाइड्रोजन गैस छोड़ देंगी। चलिए आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई मेटल
दूसरी मेटल को क्या कर देती है आसानी से, धक्का मार कर कौन सी रिएक्शन शो कर सकती है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकती है। ठीक, जैसे आयरन भी कॉपर को क्या मार देगा, धक्का यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। क्लियर है, जनरली यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आगे चलिए, तो ऑक्सीजन के साथ हो गई वही, एसिड के साथ हो गई है, पानी विद वाटर, किसके साथ रिएक्शन बच्चे, वाटर के साथ। ठीक है, जैसे पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करके बच्चे क्या बना लेती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सी गैस छोड़ देती है, हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है बच्चे, वो पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, NaOH, और कौन सी गैस छोड़ देगी बच्चे, H2 गैस छोड़ देगी। क्लियर है, तो ये 3-4 केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेंगी बेसिक, एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस छोड़ देंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, एक मेटल दूसरी मेटल को धक्का मार देगी, वाटर के साथ जनरली हाइड्रोक्साइड बना लेती है। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में और कंप्लीट पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए जटैन क्लासेस, जाइए प्लेलिस्ट में मेटल एंड नॉन मेटल में, वहां पर लिखा मिलेगा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है बीच में, आपने यदि ध्यान दिया हो, हम 14 से डायरेक्ट 16 पे चले गए हैं, क्योंकि 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी बड़ी अजीब सी, बड़ी सी स्टेटमेंट। मैं बुक उठा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट को, आप ध्यान से सुनिए। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, एक आदमी घर घर जाता है और कहता है कि मैं सुनार हूँ, मैं सोने के आभूषण बनाता हूँ, मेरी सुन लो बात। क्या कहता है वो, ही प्रोमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो गांव में जैसे आते हैं ना फेरी लगाने वाले, वो फेरी लगा रहा है और लोगों को बोल रहा है कि भाई मैं जो पुराने आपके सोने के आभूषण है उनकी चमक को वापिस लौटा दूंगा आपको, उनकी चमक आ जाएगी, मेरे को दे दो आपके आभूषण। ठीक है, an unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him। एक औरत होती है वहां पर, उसको नहीं पता होता कि ये बंदा कैसा कैसा नहीं, वो उसको अपने चूड़ियां दे देती हैं सोने की उसको, कि भाई मेरी सोने की चूड़ियों को साफ कर दो। देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड, ठीक है, उसने दे दी, तो उसने साफ करके दे दी उसको वापस सोने की चूड़ियां, तो क्या हुआ, देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली, उनका जो वजन है, उनकी चूड़ियों का वजन, उसकी जो औरत ने चूड़ियां दी थी, उसने देखा कुछ टाइम के बाद, चूड़ियां धुलाने के बाद, साफ करवाने के बाद, उनका वेट बहुत कम हो गया है। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर फर्टाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। तो अब उस लोग औरत ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया, भैया आपने मेरे आभूषणों के साथ क्या किया, चलो आभूषण साफ तो हो गए लेकिन इनका वजन तो घट गया है, 10 तोले का अब 8 तोले का रह गया, भाई क्या करें। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड। आप डिटेक्टिव हो, CID हो भैया, आप दया हो, आप अभिजीत हो, ठीक है, तो आपको एक केस मिला है कि बताइए वो जो बंदा आभूषण साफ कर रहा था उसने ऐसा क्या किया उन आभूषणों के साथ। तो मैं बताता हूँ, उस बंदे के बाद पास एक सोल्यूशन था, वो था एक्वा रेजिया का सोल्यूशन। एक्वा रेजिया 2 एसिड से मिलकर बनता है हमारे पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर, और रेशियो कितनी होनी चाहिए इनके मिक्सचर की, 3:1। मतलब यदि 3 लीटर HCl है तो उसमें 1 लीटर HNO3 होना चाहिए, 3 बूंद HCl है तो 1 बूंद HNO3 होना चाहिए। ये जो मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया, ये गोल्ड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, इट रिएक्ट्स विद गोल्ड, इट रिएक्ट्स विद गोल्ड। तो जो औरत ने अपने आभूषण दिए थे उसने वो आभूषण एक्वा रेजिया के अंदर डाल दिए, एक्वा रेजिया ने क्या किया, उस गोल्ड के साथ रिएक्शन कर ली और ऊपर की लेयर है जो गोल्ड की वो घुल गई उसके अंदर, ठीक, और आभूषण चमकने लग गए। तो भैया एज ए डिटेक्टिव हमने ये केस आज सुलझा दिया है। उसके पास कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 था, और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो केस था मेटल एंड नॉन मेटल का, वो भी यहाँ पर होता है सोल्व। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा NCERT इंटेक्स्ट और NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर रस्ते से समझ में आए हैं। गो टू कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप रेगुलरली विजिट करें जटैन क्लासेस को और देखते रहें जटैन क्लासेस।